देखिए, हिंदुस्तान की जो ट्रेडिशनल शिक्षा है, ठीक हाँ। है, जो जो वैदिक समय की है, ठीक है, जो सनातन धर्म से आती है, ठीक है, और जो साइंटिस्ट हमारे पुराने पुराने रहे हैं, और जीरो का सिस्टम भी भारत ने ही दिया है। भारत की शिक्षा का असर जो भारत में जो हुआ है वो हुआ है। हिंदुस्तान आज चौथी सबसे ताकतवर इकोनॉमी है। विश्व के ऊपर भी भारतीय शिक्षा का बड़ा असर है। आप ये देखिए कि यूएसए और यूके का जो मेडिकल सिस्टम है, अगर वहां से हम हिंदुस्तानी मेडिकल एक्सपर्ट्स को बुला लें, ठीक है, चाहे वो टेक्सास वैली हो यूएसए की, या पूरा यूके का, चाहे वो ब्रिस्टल हो या कोई भी जगह हो, जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां से अगर इंडियन डॉक्टर्स आ जाएंगे वापस, तो दे विल कोलैप्स। नमस्कार, लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा शर्मा। लॉ स्ट्रीट भारत में हम देश की शिक्षा नीति पर हमेशा बात करते रहे हैं। देश में कक्षा 8वीं तक की जो पढ़ाई है वो सभी बच्चों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। साथ ही देश के प्राचीन शिक्षा में भी बच्चे तक, हर एक बच्चे तक पहुंचे, वे अपनी संस्कृति और अपने इतिहास का ज्ञान रखें। लेकिन शिक्षा को धार्मिक तराजू है उससे तौलकर देखना आज के समय में कितना सही है, यही बताने के लिए और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के पोते हैं। एक सच्चे भारतीय होने के नाते वे देश में लंबे समय से शिक्षा को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने के लिए क्रांति का प्रतीक बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध शिक्षाविद और मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति फिरोज बख्त अहमद जी से। सर, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सर, आपके लिए अगर ये कहा जाए कि आपने समाज के लिए शिक्षा की जो महत्वता बताने और युवाओं को जो पथभ्रष्ट होने से रोकने के लिए आपका जो योगदान है वो काफी बड़ा है। आप एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर की बात को सहमति देते हैं। साथ ही आप ये भी कहते हैं कि छात्रों को इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हिजाब नहीं तो किताब नहीं। तो ऐसे में आप ये बोलते हैं, तो ऐसे में क्या मायने क्या है इसके? आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे देश के? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपका, आपकी एजेंसी का, आपके चैनल का, कि आपने बहुत ही अहम और ज्वलंत मुद्दों पर मुझसे बात करने की सोची। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, धन्यवाद सर। लेकिन जो भी मैं हूं, भारत माता के लिए मैं अपने को समर्पित कर चुका हूं। मैं उसी लाइन में आपके सारे जवाब दूंगा। ठीक है, पहला जो आपका सवाल है, उस शिक्षा के ताल्लुक से है। बिल्कुल सर। देखिए, ये जो सरकार है, जो उसकी शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, अपनी हिंदुस्तानी पॉलिसी है। और हिंदुस्तान में शिक्षा तो ये समझिए कि सदियों किरणों से यहाँ अपने चली चली आ रही है। और हमारी शिक्षा जो है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आला इस वजह से भी है कि सस्ती तो है ही, महंगी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो वैल्यूज हैं, जो इसका विजन और मिशन है, वो इंसानियत है हिंदुस्तान की शिक्षा का। और पहली यूनिवर्सिटी जो नालंदा है, वो भी हिंदुस्तान में बनी थी। तो शिक्षा का बहुत महत्व हिंदुस्तान में हमेशा से जो है दिया जाता रहा है इसको। और रही बात एक हाथ में कुरान और एक में कंप्यूटर, ये जो मंत्रा था, ये मंत्रा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया था 2015 में, जब उन्होंने 30 मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और जो जो धर्म गुरु थे, उनकी मीटिंग अपने घर के ऊपर की थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ये तो चाहता ही हूँ कि एक हाथ में कुरान, एक में कंप्यूटर, साथ ही में हम हर मुसलमान को अपनी औलाद की भांति समझते हैं। ये सारी बहुत अच्छी बातें हुई। अब इसके शिक्षा को लेकर या आपसी ताल्लुकात को लेकर समाज में बहुत कुछ उल्टा सीधा आ रहा है। हाँ, और धार्मिक तराजू से सर शिक्षा को देखा जाता है। आज के समय में कई बार ऐसा देखा गया कि जो शिक्षा है उसको एक सामान्य रूप से ना देखते हुए उसमें भी धर्म जो है उसको उस पर मापतौल किया जाता है। इसे थोड़ा सा समझाएं सर। हाँ, नहीं, देखिए, शिक्षा एक बहुत बड़ा, बहुत एक वसी, एक बहुत ही, ये समझिए कि एक अनलिमिटेड एक फील्ड है। तो शिक्षा को कभी भी मजहब के जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया, तराजू में नहीं तोलना चाहिए।
मजहब से बहुत बहुत दूर है शिक्षा। मजहब इसका एक अंग है, और अंतर धर्म सद्भाव और संभाव हमारी शिक्षा में सिखाया जाता है, हमेशा से सिखाया जाता रहा है। और पिछले दिनों कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें कुछ चैप्टर्स मुगलों के हटा दिए गए थे, और इस तरह की कुछ बातें सामने आई थी। तो मैं समझता हूं कि उसका मकसद ये नहीं था कि किसी धर्म के शासकों को हटाया गया। उसमें ये जवाब दिया गया कि बहुत ज्यादा कोर्स था, अनलिमिटेड कोर्स था, तो इस वजह से कुछ चैप्टर्स को कम किया गया है। तो फिर उसमें सवाल उठा, इन्हीं को क्यों कम किया गया? और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पोएम थी उसको भी हटाया गया। और इस तरह के, तो ये जो जो काली एनेक्स से जिसको देखना होता है किसी भी सरकार के एक्शन को, वो उसको काली एनेक्स से ही देखेगा, ठीक है ना। तो शिक्षा में आज भी ये मानकर चलता हूँ कि भारत की शिक्षा का असर जो भारत में जो हुआ है वो हुआ है। हिंदुस्तान आज चौथी सबसे ताकतवर इकोनॉमी है, विश्व के ऊपर भी भारतीय शिक्षा का बड़ा असर है। आप ये देखिए कि यूएसए और यूके का जो मेडिकल सिस्टम है, अगर वहां से हम हिंदुस्तानी मेडिकल एक्सपर्ट्स को बुला लें, ठीक है, चाहे वो टेक्सास वैली हो यूएसए की, या पूरा यूके का, चाहे वो ब्रिस्टल हो या कोई भी जगह हो, जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां से अगर इंडियन डॉक्टर्स आ जाएंगे वापस, तो दे विल कोलैप्स। और अलावा इसके जो हमारे आईआईटीज हैं, जितने वर्ल्ड का, आप ये देखिए कि अमेरिका का जो सिस्टम है, जो अपोलो 11 उससे पहले और अब तक, वहां पे भारत के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। आप एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, ये तो बड़ा नाम है, लेकिन बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हमारे हैं कि शायद आप नहीं जानते होंगे, हम नहीं जानते होंगे उनके नाम, जैसे कल्पना चावला थी, इस तरह से। तो पूरा सिस्टम, वर्ल्ड का सिस्टम हिंदुस्तान की तालीम से चल रहा है। सर बिल्कुल, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि पूरे भारत का, पूरे विश्व का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भारत का योगदान बढ़ा रहा है। सर हम अपनी प्राचीन शिक्षा की बात करें, क्योंकि आप बहुत समय से लगातार शिक्षा नीति पर, शिक्षा पर, देश की जो आपने नालंदा की भी बात करी सर, प्राचीन शिक्षा को आज की मॉडर्न शिक्षा प्रणाली से जोड़ने को लेकर अगर ये भी बात एक चल रही है कि जो वैदिक जो पढ़ाई थी, जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो शोध किए गए, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे वो साइंस का हो, ऐसे सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा थोड़ा करके हमारे जो मेन अभी हमारे जो शिक्षा है नीति, उस पर जोड़ने की जो है वो जरूरत लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इससे और ज्यादा अच्छा होगा, हमारे शिक्षा पर, हमारे देश की शिक्षा पर और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप कुछ इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की जो ट्रेडिशनल शिक्षा है, ठीक है, जो जो वैदिक समय की है, ठीक है, जो सनातन धर्म से आती है, ठीक है, और जो साइंटिस्ट हमारे पुराने पुराने रहे हैं, और जीरो का सिस्टम भी भारत ने ही दिया है, ठीक है। चरक जो थे, बहुत बड़ा नाम है पूरी वर्ल्ड की साइंस के अंदर। और ये सारे जो थे सब ट्रेडिशनल इंडियन साइंटिस्ट और एजुकेशनिस्ट थे, कि जिन्होंने मतलब आप ये देखिए कि एक बात ये भी आई थी कि एटम बम का जो आविष्कार था वो भी भारत के ही एक प्राचीन समय के किसी साइंटिस्ट ने जो है उसको किया था, ठीक है। एटम बम जो है वो विनाशक उसको समझा जाता है, लेकिन एटम की कुछ पॉजिटिव चीजें भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे बिजली बनाना है, सारा कुछ। इसके अलावा यानी एक विजन और मिशन भारतीय साइंस का पुराने वक्तों से रहा है, उसको अब जोड़ना चाहिए नए वक्तों से। बीच में ऐसा हुआ, कुछ सरकारें ऐसी आई पिछले दशकों में कि जिन्होंने समझा कि हिंदुस्तान की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हमें हार्वर्ड जाना चाहिए, हमें बेलियल जाना चाहिए, हमें ब्राउन जाना चाहिए, ऑक्सफोर्ड जाना चाहिए, कैम्ब्रिज, ब्ला ब्ला ब्ला, जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में जाना चाहिए। वो ठीक है, मैं कहीं की भी शिक्षा को कमतर नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को बखूबी, जो भी थोड़ा बहुत मैं शिक्षित हूँ अपने यूनिवर्सिटी सिस्टम से, स्कूल कॉलेज सिस्टम से, मैं समझता हूँ कि अगर कोई विद्यार्थी सबसे ज्यादा सीख सकता है, न सिर्फ भारतीय बल्कि बाहर का भी, तो वो ये समझिए एक मिलन होगा भारत की प्राचीन शिक्षा का और जो नई प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, उसका जो मिलन होगा, उससे जो प्रोडक्ट निकलेगा। आप ये देखिए 2025-30 के होते होते हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये अब जमीनी सतह पर आ जाएगी, और इससे जो स्टूडेंट्स जो आगे निकलेंगे,
जो बड़े बड़े अपने साइंटिस्ट निकलेंगे, आर्किटेक्ट निकलेंगे, बहुत बड़े बड़े शिक्षक निकलेंगे, ये सब लोग निकलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो जो अब तक हम देते रहे हैं विश्व को जो कंट्रीब्यूशन, उससे भी बड़ा कंट्रीब्यूशन हम दे पाएंगे। तो दोनों जब तक नहीं मिलेंगे, यानी एक हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली और जो मौजूदा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या जो वर्ल्ड के जो बेस्ट जो शिक्षा के सिस्टम है, चाहे वो जर्मनी का हो, यूके का हो, यूएसए का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं का भी हो, ठीक है, उनको जोड़कर जब तक हम नहीं चलेंगे, और हमने ये काम कर रखा है, हम उन्हीं को जोड़ के चलते हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। मैं किसी को नकार नहीं रहा, मैं हार्वर्ड को या कैम्ब्रिज को कमतर नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन मसला क्या है, हम ही लोग हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड को जब ज्यादा आंकेंगे तो हम अपनी ही वैल्यू कम करेंगे। हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, पुणे यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप नाम ले लें, चाहे वो भोपाल की कोई यूनिवर्सिटी हो, हमारी यूनिवर्सिटी किसी भी देश की किसी भी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, आगे ही होगी। बिल्कुल सर। फिरोज सर, आप बड़े शिक्षाविद हैं, आपने स्कूलों में पढ़ाया है, यहाँ आपने यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया है। सर, हमारे देश का जो बच्चा है, जो हमारे देश में जो पढ़ाई होती है कि आईबी बोर्ड अलग पढ़ रहा है, सीबीएसई बोर्ड अलग पढ़ रहा है, उसकी किताबें अलग है, यूपी बोर्ड की किताबें अलग है, मदरसे के बच्चे कुछ अलग पढ़ रहे हैं, गुरुकुल स्कूल के बच्चे कुछ अलग, तो ये जो अलग 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 शिक्षा जो है, जो बच्चों को एक समान किताब होनी चाहिए पहले से लेकर 8वीं तक की, इस मांग को आप कैसे समझते हैं और कैसे समझाना चाहेंगे सर? आपका जो सवाल है उसमें आपने ये कहा कि कोई आईबी पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई मदरसा सिस्टम में पढ़ रहा है, कोई गुरुकुल में पढ़ रहा है। देखिए, मैंने इसके लिए मुझे काफी आई हैव टू फेस मैनी ब्रिकबैट्स ऑल्सो, बुराई भी मुझे इसके लिए मिलती रही है। मैंने एक पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। उसमें मैंने ये भी कहा था कि शिक्षा जो है वो भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये अमेरिका वगैरह, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, और ये हमसे आगे क्यों बढ़ गए? इसलिए बढ़ गए कि इनका शिक्षा का जो सिस्टम है वो बिल्कुल एक है। हमारे यहाँ जो हिंदुस्तानी दिमाग है वो हम उसको डिस्कस कर चुके हैं कि दुनिया वो चला रहा है। जब ये हिंदुस्तानी दिमाग बढ़ जाएगा, कोई मदरसे का सिस्टम पढ़ेगा, कोई गुरुकुल का पढ़ेगा, कोई इंग्लिश मीडियम में कोई आईसीएसई पढ़ेगा, कोई सीबीएसई पढ़ेगा, तो ठीक है, सभी शिक्षा में मैं बुरा किसी को नहीं कह रहा, सब अच्छे हैं, लेकिन हिंदुस्तान वास्तव में अगर दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी बनना चाहता है, ठीक है, यानी $10 ट्रिलियन या उससे भी बड़ी इकोनॉमी बनना चाहता है, तो उसके लिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए सारे बच्चों को। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, मैंने बड़ा काम किया है मदरसे के बच्चों में और उर्दू माध्यम स्कूल के बच्चों में। इन बच्चों का जहन बहुत तेज होता है, ये पिछड़े तबकों से आते हैं, बहुत ऐसे हालात होते हैं कि इनको जिन हालात से गुजरना पड़ता है, पता नहीं 2 वक्त की रोटी भी नसीब होती है नहीं, दिमाग तो फेस करके बड़े मजबूत हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ इन बच्चों का, ये कुरान जैसी 1000 पेज की भी जो किताब होती है, इतनी मोटी किताब होती है, उसको बगैर किसी गलती के, बगैर जेर जबर और पेश के फर्क के कंठस्थ कर लेते हैं बाय हार्ट। तो ये इस दिमाग को टैप करना चाहिए। इसको अंग्रेजी भी सिखानी चाहिए, इसको हिंदी भी सिखानी चाहिए, ये संस्कृत और फ्रेंच भी पढ़े, ये स्पोर्ट्स में भी जाए, ये साइंस में भी जाए, ये ज्योग्राफिया भी पढ़े। तो आखिरकार बच्चे तो हिंदुस्तान के, तो हिंदुस्तान जो विश्व गुरु 50% बन चुका है, 110% बन जाएगा अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम यूनिफॉर्म हो, सभी बच्चे एक ही तरह की शिक्षा प्राप्त करें, जिसमें इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का अहाता किया गया है कि जो बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसमें केमिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है, केमिस्ट्री के फिजिक्स के साथ आर्ट्स भी पढ़ सकता है, ठीक है ना, इंग्लिश के साथ संस्कृत भी पढ़ सकता है। तो ये गुंजाइश हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दी गई है। तो जब ये पॉलिसी सेट होगी, मैं समझता हूँ कि ऑटोमेटिकली एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसको हम लेकर आए।
बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि मदरसों में आपने बहुत काम किया और आप ये मान रहे हैं कि जो बच्चे वहां पढ़ते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कंठस्थ करते हैं मोटी मोटी कुरान, और अगर इन्हें और भी सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिले तो ये देश को काफी आगे लेकर जाए। लेकिन सर एक बात और है, जो हम क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करते हैं, हम डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, हम बात करते हैं सर कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो इतनी ज्यादा है कि उसके कारण गरीबी, भुखमरी के साथ शिक्षा में भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये भी एक कारण है देश में जो कि शिक्षा को का स्तर गिरा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, आपने एक जिक्र भी किया इस बात का कि मेरी पिटीशन जनसंख्या हाँ। कंट्रोल के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में है। पहले हाई कोर्ट में थी, उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। देखिए, ये जनसंख्या मैंने उसका उसके शुरुआत इसी तरह से करी है कि जनसंख्या का जो विस्फोट है वो एटमी विस्फोट से ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, इसको तो शुरू से ही कंट्रोल करना चाहिए। खैर चलिए, नहीं हुआ कंट्रोल, पिछले 6-7 दशकों में, 75 सालों में कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन अगर अब कंट्रोल नहीं हुआ तो हम मतलब दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या बन चुके हैं। लेकिन अगर ये अब कंट्रोल नहीं हुआ तो शायद हम तहस नहस हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और आप ये देखिए कि कोई भी सरकार कोई स्कीम अनाउंस करती है तो आप देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। ठीक है, उसमें जो बुजुर्ग लोग हैं या दूसरे जो लोग हैं वो सफर करते हैं, बीमार हो जाते हैं। इस तरह की चीजें देखने में आई है। कोई भी जगह आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, देयर आर ह्यूज लाइन्स। ऑफिस के टाइम पे जब मेट्रो में आप जाते हैं तो आप देखिए कि आप कितनी लंबी लाइनें वहां लग जाती हैं। तो जनसंख्या जब तक कंट्रोल नहीं की जाएगी तब तक भारत जो है सही मानों में जगत गुरु नहीं बन पाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। जनसंख्या को कंट्रोल करना जरूरी, लेकिन इस पर भी सर धर्म आड़े आता है। सोच होती है धर्म में बच्चे पैदा होने को लेकर कहीं से कहा जाता है कि इसको रोकना सही नहीं है। क्या जनसंख्या, जो देश की जनसंख्या नियंत्रण कानून है, इसको ना बन पाना कहीं ना कहीं धार्मिक और जो एक कहते हैं वोट बैंक की जो राजनीति है उस पर भी इसका असर पड़ रहा है, इसके कारण ये कानून नहीं बन पा रहा है? क्या कुछ ऐसा है या नहीं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी अपनी कम्युनिटी में जी कहा जाता है कि जो बच्चे हैं अल्लाह की देन है। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह की देन है। मगर अल्लाह ने ये भी कहा है कि जो भी बच्चे आप पैदा करें, उनमें लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छी तालीम दें, उनको अच्छी तरह से उठाएं। इनडायरेक्टली इट मीन्स के कंट्रोल में आप बच्चे पैदा करिए और उनको अच्छी शिक्षा देनी है, उनकी अच्छी उठान है, तो उसके लिए रुपया पैसा चाहिए। ठीक है, कम्युनिटी के पास मतलब अर्निंग पावर नहीं है, तो इसका मतलब सीधा ये है कि मैं इसमें जो कांग्रेस ने एक नारा दिया था, मैं उसको सपोर्ट करूंगा कि फैमिली में मतलब 2 या 3, उससे अधिक नहीं होने चाहिए बच्चे। उसको फॉलो नहीं किया। लेकिन साथ ही में एक गलती कांग्रेस ने ये भी करी कि मतलब वोट अपने बढ़ाने के लिए कह तो दिया कि 2 या 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया। उसको इन टर्म्स ऑफ एक्शन कभी भी सीरियसली उसको मतलब लागू करने की जो है कोशिश नहीं की। अगर की तो जो नी जर्क एक्शन होता है वो लिया। अनजानी जो संजय गांधी थे कि वो नसबंदी करनी शुरू कर दी। तो गवर्नेंस इस तरह से नहीं चलता है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और करी इन्होंने, कांग्रेस के राज में एक प्रॉब्लम और हुई, वो ये कि बांग्लादेश साइड से, ठीक है, काफी लोगों को बुला लिया। आप कहते हैं कि 140 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की, नहीं, बैठिए जो आप बात कर 150 करोड़ है, 150 है। उसमें 10-12 करोड़ का तो आधार कार्ड नहीं बना हुआ। ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश से या बर्मा से या रोहिंग्या लोग आए हुए हैं। ये तो हिंदुस्तान का सीना बड़ा चौड़ा है कि सबको जगह दी है, उसमें झेल भी रहा है इनको सब। ठीक है, और यही नहीं, बल्कि मैं थोड़ा सा हट के आपको बात करूंगा। CAA के तहत
जो जी। गैर मुस्लिम अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में सफर कर रहे थे, उन तक को लिया है। ठीक है। और जो चीन की साइड में आपका जो लोग थे, उनको भी जो सफर कर रहे थे, दलाई लामा के थ्रू भी लिया है। तो हिंदुस्तान तो मैं समझता हूँ इसके जैसा इंसानियत के विजन और मिशन वाला मुल्क दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन सर अब समय आ गया उसे भी रोकने का। अब घुसपैठ नियंत्रण कानून पर भी रोकने का बात हो समय आ रही गया, है। बिल्कुल सही है। हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए, जब कोई सीमा, निर्धारित सीमा के बाहर कोई चीज जाती है तो उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है, चाहे वो सख्त हो या कैसा हो, किसी को पसंद आए या ना आए, वो एक्शन लेना पड़ेगा। और वो एक्शन न सिर्फ इसमें लेना पड़ेगा, वो एक्शन इस तरह से भी लेना पड़ेगा कि जो टोन और टेन्योर हम टेलीविजन डिबेट्स में आजकल देख रहे हैं, कि एक हाँ साहब सर। कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल। अखंड भारत बनाएंगे, 20 करोड़ पाकिस्तानी मुसलमानों को लेके, 17-18 जो है अफगानिस्तानियों को लेके, 15-16 बांग्लादेशियों को लेके, मुसलमान प्रधानमंत्री। मैं सोचता हूँ हंसूं या रोऊं उसमें। तो इस तरह की चीजों पे बहुत सख्ती के साथ अब रोक रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये एक तरह का रोग है, और बिल्कुल। रोग रोग जो है वो उसका इलाज करना जरूरी है। इलाज करना जरूरी है सर। आपने आपने जनसंख्या नियंत्रण की बात करी, आपने घुसपैठ नियंत्रण की बात करी सर। आप ये भी कह रहे हैं कि जो कम्युनिटी है उसकी जो इनकम पावर है, जो वो कम है। तो इनकम पावर कम है कम्युनिटी की, इसके लिए हमारी जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है देश का, क्या लग रहा है कि उसका कार्य कैसा है, उसका काम कैसा है? क्या देश के अल्पसंख्यकों तक उसकी जो सुविधाएं हैं, जो स्कीम्स है, वो पहुंच रही हैं? क्या अपलिफ्टमेंट हुई है हमारे देश के अल्पसंख्यकों की अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा? देखिए, ऐसा है, मैं थोड़ा सा कड़वा कड़वा आदमी जाना जाता हूँ, कड़वी बात कहने के लिए जाना जाता हूँ, उसके लिए मुझे तरह तरह की थ्रेट्स भी मिलती हैं, लेकिन यह है कि ठीक है, जो बात सही है वो कहनी चाहिए। अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है वो महज एक हाथी का पांव है। यानी कुछ मतलब, मैं तो कांग्रेस के जमाने से कह रहा हूँ, इनके जमाने में, भाजपा के जमाने में मैं यही बिल्कुल कहता हूँ, सर, आपने हमेशा देश हित अल्पसंख्यक, की बात की है। बिल्कुल देश हित पहले आता है, वो मेन चीज है। क्या है ना, तो ये अल्पसंख्यक और मतलब मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप अल्पसंख्यक मंत्रालय बना के अल्पसंख्यकों की मदद करना चाहते हो, तरीका वो नहीं है। तरीका ये अल्पसंख्यक और ये सब मेजोरिटी माइनॉरिटी हटा के आप एक कानून ये बनाइए, हैव्स एंड हैव नॉट्स। मदद करनी है तो आर्थिक मतलब अ, बस जो आर्थिक रूप से, वो हिंदू भी मतलब आपको कमजोर हो लगता सकता है है, कि कोई मुसलमान भी अल्पसंख्यक कमजोर मंत्रालय हो। की जरूरत नहीं है हमारे देश में, आपको ये लगता है? मेरे मेरे हिसाब से इसकी जरूरत नहीं है, हम्म। लेकिन इस सरकार की मेहरबानी है कि इसने इस मंत्रालय को भी चला रखा है। ठीक है, कुछ जो भी खुट कर रहा है या मंत्रालय कर रहा है, लेकिन हम्म। इससे अच्छा ये है कि ये बजाय ऐसा मंत्रालय बनाने के, मुसलमानों की कॉलोनीज के अंदर, बजाय थाने के, जैसे कि कांग्रेस के राज में मुसलमानों के मोहल्लों में थाने बनाए गए, स्कूल नहीं बनाए गए, क्रीड़ांगन नहीं बनाए गए, स्टेडियम नहीं बनाए गए, कोई लड़के लड़कियों की कोचिंग के सेंटर नहीं बनाए गए, ये चीजें होनी चाहिए। मेरे ख्याल से वो अल्पसंख्यक मंत्रालय से कहीं बेहतर काम होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो वजीर आजम मोदी कहते हैं। जी। मैं देखिए, मैं फिर कड़वी बात कह रहा हूँ, वजीर आजम मोदी अपने में सक्षम है, पूर्ण है, पूरक है, सब कुछ है। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर वजीर आजम मोदी जैसे सारे एमपी हमारे हो जाएं, जितने जी। भी एमपी हैं इस पार्टी के या दूसरी पार्टियों के, 10% एमपी भी वजीर आजम मोदी जैसे हो जाएं, तो ये देश अमेरिका, चीन, बर्तानिया को छोड़ के तोप के गोली की तरह कुतुब मीनार पे के ऊपर जाके बैठ जाएगा। चलिए फिर सर, ये तो आपका आपकी अपनी सोच है, अपनी बात है जो आपने हमसे शेयर करी। लेकिन जाते जाते आखिरी सवाल, और ये सवाल आपसे पूछना जरूरी लगता है क्योंकि आप देश के उस मुस्लिम तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पढ़ा लिखा है, जो खुद को भारतवासी समझता है और भारत से प्रेम करता है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र देश है। ऐसे में सवाल ये कि क्या देश का मुसलमान मौजूदा सरकार से नफरत करता है? क्या देश के प्रधानमंत्री को वो किसी भी हालत में देखना नहीं चाहता और मुस्लिम विरोधी समझता है? क्या ऐसा कुछ है कि बीजेपी को मुस्लिम विरोधी पार्टी माना जाता है? क्या ऐसा है? हाँ, ये भी आपका एक चुभता हुआ सवाल है, लेकिन हकीकत के ऊपर बेस्ड है।
और बहुत अच्छा कि आपने सवाल मुझसे कर लिया। आपसे करना और जरूरी था। हाँ। नहीं नहीं, मैं सोचता हूँ शुरू में कर लेते तो अच्छा था। खैर चलिए, कोई बात नहीं है। सवाल की अपनी अहमियत होती है, अपनी जगह होती है। देखिए, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मैं जिस तबके को बिलोंग करता हूँ, वो तबका ज्यादातर, देखिए फ्रिंज माइनॉरिटी हर जगह जो है वो नेगेटिव होती है। जो मुस्लिम तबका है ज्यादातर वो संस्कारवादी है, राष्ट्रवादी है, हम्म। राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, एक्सेप्ट उन चंद लोगों के जो उनको भड़काना चाहते हैं। उसमें चाहे मैं नाम लेके बात करता हूँ, खतरा मैं लेता हूँ अपने लिए, अपनी जान के लिए, लेकिन सच्ची बात कहना मेरे ख्याल से इस्लाम में जायज है। अल्लाह सब देखता है। चाहे वो ओवैसी जैसे लोग हों, चाहे वो तौकीर रजा खान जैसे लोग हों, चाहे वो और कोई खान हो यूपी के, ठीक है, आजम खान हो, कोई हो, और बहुत से लोग हों। टेलीविजन के ऊपर हम ऐसे लोगों को देखते हैं हम्म। कि जो मुसलमानों की वकालत करते हैं, लेकिन ना तो वो मुसलमानों के लिए कोई सही बात बता पाते हैं, ना ही वो कुरान और इस्लाम की कोई बात बताते हैं। कहते हैं कि जी हम मुसलमानों के ठेकेदार, दुकानदार और मकानदार हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं भी एक मुसलमान हूँ, बगैर टोपी का, बगैर दाढ़ी का। मैं एक मौलाना हूँ, ठीक है, एक मौलाना के खानदान से हूँ, मुझे फख्र है इस बात पे। लेकिन मैंने अपनी जगह अपने हार्ड वर्क करके बनाई है। कोई मैंने किसी तरह का जो है क्रेडिट किसी नाम का नहीं लिया। मैं इसमें बस ये कहना चाहूंगा, मुस्लिम तबका हरगिज भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से नफरत नहीं करता, ठीक है, मोहब्बत करता है, उनको चाहता है। कुछ लोग जो मैंने कुछ नाम लिए, ये बबांगे दहल टीवी पे जाके जो धांधा करते हैं, जो ये जहर उगलते हैं और आग लगाते हैं हिंदुस्तान में, तो आम जो चाहे वो हिंदू हो या कोई और मुसलमान ही हो, तो लोग ये समझते हैं कि मुसलमान मोदी जी के खिलाफ है, मुसलमान अमित शाह जी के या इस सरकार के खिलाफ है। ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है। मैं वोट की बात नहीं कर रहा। ये भी कहा जाता है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता। भाजपा को एक एक तबका है मुसलमानों का, एक हद तक, चाहे वो 2% हो या 20% हो, वोट तो पड़ते हैं। लेकिन ये बात सही है कि एक मतलब ऑन ब्लॉक वोटिंग बीजेपी को नहीं होती। और ये कहना कि मुसलमान बीजेपी को दुश्मन समझता है, मैं समझता हूँ कि ये एक गलत बात है। और मुसलमान तो अपने, उसका धर्म उसको कहता है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, कि है मुसलमान तेरा आधा ईमान तो तेरी वतन से मोहब्बत है। मैं तो कहूँगा पूरा ही ईमान। भाई जब तक जमीन नहीं होगी तो ना तेरी मस्जिद होगी, ना तेरी खानका होगी, ना कोई दरगाह होगी, ना कोई रहने की जगह होगी, ना दफनाने के लिए जगह होगी। तो भाई वतन ही सब कुछ है, ठीक है। तो वतन से मोहब्बत करना एक मुसलमान का जो है, ये समझिए पहला जो है उसूल है। लेकिन कुछ लोग इस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को पेश करते हैं कि जैसे मतलब उनको भटकाते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, भड़काते हैं। तो मतलब उससे तकलीफ हम जैसे लोगों को भी होती है। लेकिन मैं एक बात कह के आपसे इजाजत लूंगा कि जैसे कहा जाता है कि भाई वो मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाने की बात चल रही है, ये है वो है, और हाँ। 2047 में यहाँ मुस्लिम राष्ट्र होगा, ये मुस्लिम होगा वो राष्ट्र। होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम्म। हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र भी है, हिंदू राष्ट्र भी है, सिख बिल्कुल। राष्ट्र भी है, ईसाई राष्ट्र भी है, एक इंसानी राष्ट्र है। इसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दारुल हरब नहीं कहा था। दारुल हरब वो होता है जहाँ कोई गैर मुस्लिम राज करता है। इसको ये दारुल सलाम या दारुल इस्लाम भी नहीं है, जैसे पाकिस्तान है आपका, है सऊदी अरब है, ये 56 मुस्लिम मुस्लिम देश है। हिंदुस्तान को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो टाइटल दिया था वो था हम्म। दारुल अमन। ये दारुल अमन है, इंसानियत का मुल्क है। और ऐसा देखिए, मैं तकरीबन बहुत से विदेशों में बहुत बहुत दिन रह के आया हूँ। लोगों में ललक होती है कि बाहर जाओ, बड़े बड़े अच्छे हैं, ये है वो है। मैं जाता हूँ, लेकिन थोड़े दिन बाद मेरा दिल उचाट हो जाता है। हाँ। और मैं वही एयरपोर्ट जहाँ हमारे सिख भाई पासपोर्ट चेक करते हैं, जाट भाई पासपोर्ट चेक करते हैं, मैं उनको मिस करता हूँ। वहीं आके उनमें मैं रच बस जाता हूँ। तो हिंदुस्तान की ये मोहब्बत है, ये प्यार है। और एक आम मुसलमान ना तो बीजेपी से जो है वो नफरत। नफरत करता है, ना मोदी जी से रहता है। लेकिन यह है कि ये वोट बैंक की सियासत वो ठीक चीज नहीं है, ना इधर ना उधर। मैं सभी मुसलमानों से ये कहूंगा कि वोट बैंक की सियासत से ऊपर उठ के जो है मोदी जी को बबांगे दहल ये कह के वोट दें कि हम 30 करोड़ मुसलमान मोदी जी आपको वोट दे रहे हैं। ये करके देख लें, जो इलाज इन्होंने 75 साल किया है, 5 साल
एक अपने हकीम को, वैद को बदल के देखें, फिर देखिए मोदी जी क्या कर देंगे, क्या खुशहाल बना देंगे पूरी मुस्लिम मतलब फिर तो मुसलमान ये कहेंगे कि मोदी जी तुम 1000 साल जियो, हिंदुस्तान पर राज करो। फिरोज बख्श साहब, आपसे बात करके और आपको सुनकर, और हम चाहेंगे कि ये इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा लोग सुने कि आज मौजूदा स्थिति जो हमारे देश की है, शायद ये इंटरव्यू सुनने के बाद कई लोगों की जो मानसिकता है, जो सोच है, उसमें काफी बदलाव आएगा। आपने काफी अच्छी बातें हमसे करी। आपने ये बताया कि कैसे देश की शिक्षा नीति अगर सभी बच्चों के लिए एक सी हो तो देश कितना आगे जाएगा। आपने ये भी बताया हमें कि हमारे देश में अब अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है उसकी कहीं ना कहीं जरूरत अब इतनी नहीं दिखती है, और देश का हर मुस्लिम जो है वो वतन से प्यार करता है। हमसे जुड़ने के लिए सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।